गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज अब से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की ना सीरीज डालने के बजाय पहले कोई एक चैप्टर उठाएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। और एट लास्ट में हम क्या करेंगे कि कोई भी जितने भी हमारे उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे हम सब के सब डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, आज के उसमें मैंने पूरी की पूरी हैंड रिटन पीडीएफ आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। इसमें हम कुछ भी पहले से प्री मतलब टाइप वाला नहीं है, सब कुछ अभी लिखेंगे और बाद में यही पीडीएफ आपको हम अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने हमारा चैप्टर देख लिया। चैप्टर है आज हमारा चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो देखो, जो मौर्य हमारा साम्राज्य था, ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी किसने थी? ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से पहले नंदवंश था, और नंदवंश के जो अंतिम शासक घनानंद था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के मौर्य डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। और अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनका जन्म 340 बीसी में हुआ था, ठीक है। लेकिन इन्होंने रूल कब से कब तक किया? 322 बीसी से लेके 298 बीसी, ठीक है। और अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, अगर ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र थे, ठीक है। क्या थे हमारे? एक शूद्र। जबकि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे जो नेपाल से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फिर। उसके बाद देखो, अब चंद्रगुप्त मौर्य के हमारे ये तो हमने जन्म के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम थे। उपनाम में देखो क्या क्या थे हमारे उपनाम, ठीक है। देखो, सबसे पहले उनका नाम था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस। और दूसरा उनका नाम था पालीब्रोथम। सेंड्रोकोटस सभी को पता होता है, लेकिन पालीब्रोथम हर किसी को नहीं पता होता, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे फैक्ट आपको बताऊं। अब जो सेंड्रोकोटस है, सेंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे, ये सबसे पहले किसने बताया था? ये हमारा बताया था विलियम जोन्स ने, ठीक है, विलियम जोन्स। और अगर हम पॉलीब्रोथम की बात करते हैं तो पॉलीब्रोथम जो नाम है ये हमारा बताया था स्ट्रेबो, ठीक है, स्ट्रेबो। और पॉलीब्रोथम का अर्थ होता है कि पाटली पुत्रक, यानी कि पाटलिपुत्र जो साम्राज्य था उसकी रक्षा करने वाला, या पाटलिपुत्र का पुत्र। और चंद्रगुप्त के समय में मुद्रा राक्षस एक बुक लिखी गई थी, मुद्रा राक्षस, ठीक है। जो मुद्रा राक्षस बुक थी, इसके हमारे राइटर कौन थे? इसके राइटर थे हमारे विशाख दत्त। विशाख दत्त। अलग से बच्चे यहाँ पर लेखक लिख देते हैं ताकि आपको जब बाद में पढ़ो तो दिक्कत न हो, ठीक है। अब देखो, जो मुद्रा राक्षस बुक है ये बताती है कि उस वक्त में जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार था उसकी उसमें क्या क्या क्रूतियां थी, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फिर। नेक्स्ट स्लाइड में देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम बात करें तो इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। और जो सेल्यूकस निकेटर था ये नेपोलियन का क्या था? एक राजदूत था, जिसको जब नेपोलियन भारत से चले गया था तो उसने सेल्यूकस निकेटस को पश्चिम वाला प्रांत दे दिया था, नेपोलियन का राजदूत, ठीक है। और अगर हम बात करें सेल्यूकस निकेटर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हुई थी। और इस संधि में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दी थी, ठीक है, 500 हाथी दिए थे। उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र,
पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र, और उसके अलावा हम देखें तो बलूचिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान का क्षेत्र, और सिंधु का पश्चिम वाला एरिया। ठीक है, सिंधु के पश्चिम वाला एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को इसने दे दिया था। ठीक है, और जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलिना, ठीक है, पुत्री कौन थी? हेलिना। हेलिना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी। ये हमने सेल्यूकस निकेटर के बारे में जितने एक्स्ट्रा फैक्ट थे उठा के देख लिए। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के हम इंपॉर्टेंट उनके गुरु के बारे में बोल रहे हैं। देखो गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, ठीक है, इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था, और चाणक्य जी की जो बुक थी, ठीक है, बुक, वो थी हमारी क्या? अर्थशास्त्र। और आज एनटीपीसी के जो सुबह मॉर्निंग का पेपर हुआ था उसमें पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र हमारी जो बुक है वो कितने अधिकरणों में बटी हुई है। ठीक है, ये पेपर में आया था, अर्थशास्त्र बुक कि मतलब कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र बुक कितने भागों में बटी हुई है। देखो वीडियो लंबी हो सकती है, पर इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी ना तो आपको फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने भागों में बटी थी? ठीक है, ये थी 15 भागों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और अर्थशास्त्र के अनुसार जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, ठीक है, ये हमारा 7 भागों में बटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, अब ये 7 भाग कौन कौन से, देखो इसको ना बिल्कुल हम इजी तरीके से याद करेंगे, पेपर में आ सकता है तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखो हमारे जो 7 भाग थे उसमें 7 भागों में देखो सबसे पहले राजा थे। ठीक है, राजा। अब देखो राजा के अंडर कौन काम करते हैं? मंत्री। अब मंत्री किसमें रौब झाड़ते हैं? जनता। ठीक है, और जनता हमेशा जमीन से जुड़ी होती है, और जमीन में हम क्या बनाते हैं? दुर्ग। ठीक है, यानी कि दुर्ग यानी कि किले। अब दुर्ग हमने किले बना दिए तो किले में हम क्या रखेंगे? खजाना। ठीक है, और खजाने की रक्षा कौन करेगा? सेना। अब हमारी सेना कब बड़ी होगी? ठीक है, जब हमारा मित्र होंगे। ठीक है, मित्र कहने का अर्थ है कि जब हमारे दूसरे राज्यों से हमारी दोस्ती होगी। ठीक है, तो ये हमारे कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक थी, उसके अकॉर्डिंग जो इसका साम्राज्य था 7 भागों में बटा हुआ था। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले दक्षिण विजय किस मौर्य राजा ने करी? ठीक है, तो ये करी थी हमारी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और अब जो हमारी कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सबसे ऊंचे अधिकारी को हम क्या कहते थे? अमात्य। ठीक है, अमात्य, या इसी को हम कह देते थे महामात्र। महामात्र। ठीक है, और इनकी संख्या टोटल कितनी थी? 18। ठीक है, इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इनकी संख्या कितनी थी? 18, और इनको क्या कहते थे? अमात्य। अब देखो नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम मैगस्थनीज था। ठीक है, इसके बारे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ट्रिक भी बताई थी कि चंद्रगुप्त का सी और एम से हमारा मौर्य होकर मैगस्थनीज बनेगा। ये एम को डिनोट करेगा। और जो यूनानी ये राजदूत है, भारत आने वाला सबसे पहला राजदूत भी है। ठीक है, भारत आने वाला सबसे पहला यूनानी राजदूत कौन है? मैगस्थनीज, भारत आने वाला पहला। और अगर हम मैगस्थनीज की बात करें तो मैगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी। और इस इंडिका बुक में देखो क्या क्या चीज है। इस इंडिका बुक में एक तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसके बारे में डिटेल है। ठीक है, और वहां का साम्राज्य कैसा है, यानी कि समाज किस तरीके से है, उसके बारे में बता रखा है। और अर्थव्यवस्था वहां की कैसी है, इसके बारे में भी इस बुक में लिखा गया है। और जो इंडिका बुक थी, इस इंडिका बुक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन में जो मतलब सैनिक प्रशासन था वो 30 अधिकारियों के अंडर आता था। ठीक है, 30 जो ऑफिसर्स थे उनके अंडर आता था वहां का सैनिक
प्रशासन। और जो ये 30 अधिकारी थे, ये 5-5 की कैटेगरी में बटे हुए थे, ठीक है, यानी कि 5-5 के टोटल 6 कैटेगरीज थे। वहीं अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, अगर हम कौटिल्य की बात करें, तो कौटिल्य के अनुसार वो सेना चतुरंगिणी थी। चतुरंगिणी, चतुरंगिणी मतलब क्या है कि उसमें 4 तरीके की सेना थी। क्या क्या थी? हाथी, घोड़ा, पैदल सैनिक और रथ में। रथ में कौन होगा? मोस्टली राजा, या फिर जो मतलब मंत्री हैं, ठीक है, मोस्टली वैसे राजा ही रहता था। तो ये हमारा क्या कहते हैं, इसके राजदूतों के बारे में हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की हम मृत्यु के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई थी। और कब हुई थी ये हुई थी हमारी 298 बीसी में, ठीक है, 298 बीसी में। लेकिन इन्होंने मृत्यु से पहले जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और जैन धर्म स्वीकार करने के बाद ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, जहाँ पर इन्होंने अपना मतलब जल भोजन सब कुछ त्याग दिया। और भोजन और जल त्यागने की मतलब उससे उन्होंने मतलब इस तरीके से अपनी मृत्यु को प्राप्त किया, ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड बिंदुसार की, ठीक है। अब जो बिंदुसार है, बिंदुसार को सबसे पहले तो देखो हम अमित्र केटस केटस कहते हैं, या फिर अमित्र घात कहते हैं, या फिर सिंहसेन कहते हैं, या मद्रसार, बहुत और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिंदुसार के राइन की बात करें, तो ये था 298 बीसी से 273 बीसी तक। अब जो बिंदुसार है, इसका नाम अमित्रकेटस किसने कहा था? देखो, ये कहा था यूनानियों ने, ठीक है, यूनानियों ने। और अमित्र घात की बात करें, तो अमित्र घात जो ये नाम है, ये संस्कृत में कहा गया है, ठीक है, संस्कृत में। और जो अमित्र घात है, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला। और सिंहसेन है, सिंहसेन हमारा जैन ग्रंथ में कहा गया है, ठीक है, सिंहसेन हमारा कहाँ कहा गया है? जैन ग्रंथ में। और जो मद्रसार है, ये हिंदू धर्म ग्रंथ के वायु पुराण में इसके बारे में कहा गया है कि बिंदुसार का दूसरा नाम मद्रसार भी था। अब देखो, बिंदुसार की जो पत्नी थी, ठीक है, सॉरी, जो बिंदुसार थे वो हमारे आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है, आजीवक संप्रदाय। अगर आजीवक संप्रदाय की बात आ जाए, तो आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना करी थी, ठीक है, ये किसने करी थी? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मक्खली गोसाल ने। आजीवक संप्रदाय, इसकी स्थापना करी थी मक्खली गोसाल ने। थोड़ा सा इसको सही लिख लेते हैं। हाँ, देखो, आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी मक्खली गोसाल ने। मक्खली गोसाल, ठीक है। और जो आजीवक संप्रदाय के एक हमारे मुनि थे पिंगलवास, ये बिंदुसार के उसमें उस वक्त क्या कहते हैं, उन बिंदुसार के वक्त में ही थे, और ये एक भविष्य वक्ता थे, ठीक है। ये आ सकता है कि पेपर में कि पिंगलवास साधु का संबंध किस शासक से है, ठीक है, तो ये हमारे बिंदुसार से संबंधित है। अब जो बिंदुसार है, इन्होंने सीरिया के जो एक राजा थे उस वक्त में, एंटियोकस, ठीक है, सीरिया के जो कौन राजा थे? एंटियोकस। पर एंटियोकस वो भी क्या हमारे फर्स्ट। इनसे इन्होंने 3 चीजों की मांग करी थी। एक करी थी मीठी मदिरा, एक करी थी सूखे अंजीर, और एक दार्शनिक। तो इन्होंने क्या, एंटियोकस जो थे, इन्होंने इनको तीनों चीज प्रोवाइड करी थी। पेपर में ये आ रखा है एक बार की, बिंदुसार ने किस राजा से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग करी थी? तो कौन है वो? सीरिया के शासक एंटियोकस, ठीक है। मैं आज की वीडियो में ना सिर्फ वही क्वेश्चन ज्यादा बताऊंगा जो पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ना उतना फायदा नहीं है। आप एनटीपीसी एक बार पेपर उठा के देख लो, उसमें अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे कि अगर हम बिंदुसार किस वंश से संबंधित था, या बिंदुसार का पुत्र कौन था, या बिंदुसार किसके पुत्र थे, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं दिख रहे वहां। अब वहां बिल्कुल डीप से क्वेश्चन आए, तो आप डीप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो सीरिया के शासक थे हमारे एंटियोकस फर्स्ट। उससे बिंदुसार ने 3 हमारी चीजों की मांग करी थी। एक थी मीठी मदिरा, एक थे सूखे अंजीर, और एक दार्शनिक।
तो तीनों चीजों की इन्होंने मांग स्वीकार करी थी। और बिंदुसार के वक्त में जो दार्शनिक आया था सीरिया का, उसका नाम था डाइमेकस। ठीक है, क्या नाम था? डाइमेकस। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, बिंदुसार के उसमें डाइमेकस आए थे, लेकिन अशोक के वक्त में इनका नाम था डायोनिसियस। ठीक है, दोनों एक से नाम है, गलती मत करना, वहां डाइमेकस है और यहाँ पर डाइमेकस है, और अशोक के वक्त में डायोनिसियस। मैं अभी अशोक में बताऊंगा इसको। और हम अगर हम बिंदुसार की मृत्यु की बात करें, तो इनकी मृत्यु हुई थी 273 बीसी में। ठीक है, अब आते हैं हमारे सम्राट अशोक, जिनको सबसे महानतम शासक कहा जाता है मौर्य वंश में। ठीक है, और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि इनके वक्त में ही बौद्ध धर्म सबसे अधिक फला फूला था। अब सम्राट अशोक के बारे में एक किंवदंती है कि सम्राट अशोक, ये लोग कुल 100 भाई थे। ठीक है, और सम्राट अशोक शुरुआत में इतने अधिक, मतलब राज्य के प्रति, राजा बनने के लिए इतने उत्सुक थे और इतने अधिक क्रूर थे कि इन्होंने 100 भाइयों में से, कुल ये मिला के 100 भाई थे, उसमें से 99 भाइयों की खुद से हत्या करी थी। ठीक है, मतलब सम्राट अशोक 99 भाइयों को मार के खुद राजा बने थे। और जब सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार जीवित थे, तो उस वक्त में हमारे सम्राट अशोक उज्जैन, नहीं, इसको रुको एक बार। देखो, सम्राट अशोक जो हमारे गवर्नर थे, ये हमारे गवर्नर थे तक्षशिला के। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के समय में तक्षशिला में। लेकिन अगर ओवरऑल गवर्नर की बात करी जाए, तो सम्राट अशोक उज्जैन में भी गवर्नर थे। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। ठीक है, ये महाजनपद काल की बात आती है। तो सम्राट अशोक गवर्नर कहाँ कहाँ के थे? उज्जैन और तक्षशिला के। लेकिन अपने पिता की मृत्यु के समय वो तक्षशिला के गवर्नर थे। और हम तक्षशिला को देखें, तो तक्षशिला बौद्ध धर्म का प्राचीन, मतलब क्या कहते हैं, एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, वहां पर चाणक्य वहां पर उस वक्त में गुरु थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात थी। तो और अगर सम्राट अशोक हैं, सम्राट अशोक के बारे में 3 फैक्ट कहा जाता है कि देखो, सम्राट अशोक की कहीं कहीं पर 3 पत्नियां लिखी हैं, लेकिन कहीं पर एक ही पत्नी लिखी है। जो पहली सिंहली अनुश्रुति है, ठीक है, उसके अनुसार सम्राट अशोक की पत्नी का नाम देवी था। ठीक है, क्या था? देवी। और ये देवी कहाँ से बिलोंग करती थी? ये विदिशा, जो एक उस वक्त में वो था, जनपद था, उस क्षेत्र से, विदिशा से बिलोंग करती थी। और इसी देवी से इनके एक पुत्र महेंद्र और इनकी पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। ठीक है, संघमित्रा के बारे में बहुत अच्छी कहानी है एक, पर अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, संघमित्रा। और बौद्ध जो ग्रंथ है, उसमें भी कौन सा ग्रंथ है? दिव्यदान। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन गया कि दिव्यदान किस ग्रंथ से संबंधित है, मतलब किस धर्म से संबंधित है? तो दिव्य दान। ठीक है, ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो हमारे अशोक हैं, उनकी दूसरी पत्नी थी, इसका नाम था तिष्य रक्षिता। ठीक है, तिष्य रक्षिता। और अशोक की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसी को हम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की भी कहते हैं इसी को। और कहीं कहीं पर इसको जो हम प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, इसमें जहांगीर ने भी अपने लेख उत्कीर्ण कराए थे। तो अशोक की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके अकॉर्डिंग अशोक की सिर्फ एक ही पत्नी थी, उसका नाम था कारुवाकी। ठीक है, मैं इसको अलग से स्पेशल पेन से लिख देता हूँ, कारुवाकी। और कारुवाकी के बारे में कहा भी गया है कि अशोक अपनी इस पत्नी से सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा समझदार इनकी अगर कोई पत्नी थी तो वो कारुवाकी थी। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये गवर्नर की बात आ गई, मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर भी लिख देते हैं हम कि जो अशोक कहाँ कहाँ के गवर्नर थे। एक तो थे उज्जैन, और दूसरे गवर्नर थे हमारे कहाँ के? तक्षशिला के। ठीक है, और जो शिलाएं हैं, यानी कि पत्थरों पे सबसे पहले अगर अभिलेख किसी ने लिखने शुरू किए थे, तो वो शुरू करे थे हमारे, किसने? अशोक ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने। और अगर अशोक की बात करें, तो अशोक का शासनकाल 273 बीसी से लेके 300, सॉरी, 232 बीसी तक चलता है। ठीक है, 273 बीसी से 232 बीसी तक। लेकिन 273 बीसी से 4 साल तक वो युद्ध में ही रह गया था। ठीक है, कभी जैसे वो मोस्टली वो तक्षशिला के उस वक्त में बहुत सारे लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उसी लड़ाइयों में उलझ गया था। अगर इसका जो वास्तविक हमारा राज्याभिषेक हुआ था, वो 269 बीसी में हुआ था। ठीक है, एक्चुअल में इसका राज्याभिषेक पेपर में आता भी है कि
अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 बीसी में। ठीक है, अब उसके बाद देखो अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें, ठीक है, अशोक के जो अभिलेख है ना, मेनली अगर हम, ये 3 तरीके के हैं। कौन कौन से 3 तरीके के हैं? देखो, एक तो इसमें शिलालेख आते हैं, ठीक है, एक इसमें हमारे आते हैं लघु शिलालेख, और एक आते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आज हम भाषा, लास्ट इसका टॉपिक देख लेते हैं। देखो, जो भाषाएं हैं अशोक की, सबसे अगर अभिलेखों में सर्वाधिक किस भाषा का यूज किया गया आया, तो वो बनती है हमारी ब्राह्मरी भाषा। ठीक है, ब्राह्मरी। और बाकी अशोक के अभिलेखों में अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे उसमें से कौन कौन सी हैं? ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और प्राकृत। ग्रीक और अरमाइक भाषा में अभिलेख कहाँ मिल रखे हैं? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान। और अगर हम बात करें खरोष्टी, तो ये भाषा मिली है हमें पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में इससे संबंधित अभिलेख मिल रखे हैं। और जो ब्राह्मरी और प्राकृत हैं, इससे मोस्टली जितने भी अभिलेख हैं ये ज्यादातर भारत में ही मिले हैं। ठीक है, और पेपर में ये भी आता है कि अशोक ने प्राकृत भाषा में भी इस, मतलब उसकी सब डिवीजन कौन सी भाषा यूज की थी? प्राकृत में भी अशोक ने अर्धमागधी भाषा यूज करी थी। ठीक है, अर्धमागधी। ये सिंपल है, क्योंकि मगध डायनेस्टी में थे तो मागधी ऐसे करके याद कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये आज की मेरी वीडियो लेक्चर है। अगर आपको पसंद आए तो बताना, मैं इसको ऐसे कंटिन्यू रखूंगा और फिर बाद में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। कल इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा।